हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग ये देखना है फ्रेंड्स कि डेंसिटी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारा जो हेडिंग होगा कंसेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी। क्या? कंसेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी। कंसेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी। ओके, तो कंसेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी क्या होती है। तो देखो आज हम लोग ये देखने जा रहे हैं। और कंसेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी मतलब हम लोग डेंसिटी से कैसे कैसे प्रॉब्लम बनाता, अच्छा खासा ये प्रॉब्लम बनाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये बात करते हैं तो एक लाइन की डेफिनेशन लिख सकते हैं, मास ऑक्युपाइड बाय द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। मास ऑक्युपाइड बाय द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। क्या होता है? मास ऑक्युपाइड पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास ऑक्युपाइड ये जितना होगा पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब जब पर लग जाता तो वॉल्यूम कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगी। इसकी बात करेंगे यूनिट की। ये डेंसिटी को किससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? डी से। और ये मास है और ये वॉल्यूम है। ओके, तो क्या हो जाएगा? मास ऑक्युपाइड पर यूनिट वॉल्यूम इज क्या हो जाएगा? डेंसिटी। तो हमने यही आपको हम लोग डेफिनेशन बोला। तो डेंसिटी की अगर हम लोग बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे। तो इसकी यूनिट में अगर हम बात करेंगे तो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक एमकेएस में और एक सीजीएस में। एमकेएस और दूसरा सीजीएस। ओके, तो एमकेएस में क्या होता है? एमकेएस मतलब क्या होता है? मीटर, किलोग्राम, अपन समझ रहे हैं ना, किलोग्राम सेकंड में। तो ये इसका क्या होगा? मास। मास मास ये m यहाँ पे मास है, ये ध्यान रखना, मास ऑक्युपाइड मास है और ये क्या है? वॉल्यूम है। ओके, तो मास का हम लोग क्या यूनिट हो जाएगा? मास का तो क्या हो जाएगा? केजी। ओके, एमकेएस में। और ये क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या होता है? ये हम लोग वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है। क्या होता है? मीटर क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम को हम लोग क्या है? मीटर क्यूब। और यहाँ पे सीजीएस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ग्राम। और हम लोग ये वॉल्यूम जब लेंगे तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब ये आ जाएगा हम लोग। ओके, तो देखो ये टाइप हम लोग बातें करेंगे। तो डेंसिटी का हम लोग अगर यूनिट लेंगे तो एमकेएस में केजी पर मीटर हम लोग ये हो जाएगा, और इसमें सीजीएस में लेंगे तो ग्राम पर सेंटीमीटर हो जाएगा। केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा और ये क्या है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, और एक चीज़ और आपको बता दें, एक्चुअली होता क्या है, अब जरूरत पड़ेगी धीरे धीरे हम लोग मतलब इसको देखेंगे। 1 मीटर क्यूब ये कितने के बराबर होता है? मीटर को डेसी, तो ये होता है 10 डेसीमीटर क्यूब। 1 मीटर में कितना होता है? 10 डेसीमीटर। समझ? 1 मीटर में 10 डेसी होता है। तो क्यूब लगा है तो ये क्यूब हो जाएगा ऐसे, ये क्यूब हो जाएगा ऐसे। तो 1 मीटर में हम लोग 10 डेसी क्यूब होता है, लेकिन 1 में 10 होता है तो लेकिन उसमें क्यूब लगा है तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर में 10 डेसी होता है, तो अगर उसमें क्यूब लगा तो क्यूब हो जाएगा ऐसे। तो आप ये लिख सकते हैं सीधे कितना? 1000 डेसीमीटर क्यूब। ये से 1000, या हम लोग ऐसे कर सकते हैं 1000। ऐसे ज़्यादा आपको अच्छा वही अच्छा लगे, जैसे 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, इसका मतलब 1000 क्यूब होता है। या ऐसा कर सकते हैं, ये जो 1000 होता है और 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है 1 लीटर के इक्वल होता है, 1 लीटर के इक्वल होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है 1 लीटर के इक्वल होगा। तो आप इतना लीटर भी कर सकते हैं, ये 1000 लीटर भी हो जाएगा ऐसे। और देख लेना। और ये क्या है? ये हम लोग अगर बात करें डेसीमीटर क्या होता है, ये हम लोग क्या होता है? सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर में हम लोग क्या होता है? 10 सेंटीमीटर होता है, तो ये तो रहेगा 10⁻³। और 1 में 10 होता है तो उसका क्यूब हो जाएगा, तो ये ठीक है। 1 डेसीमीटर में सेंटीमीटर जब बनाएंगे तो इसका क्यूब हो जाएगा। ये 10 होता है, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है तो उसका क्यूब इतना हो जाएगा, तो ये सेंटीमीटर। और ये कितना हो जाएगा टोटल अगर बात करें? 10 के पावर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। और आपको और बात कर दें, 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने के इक्वल होता है? 1 ml के इक्वल होता है। आप इतने को हम लोग इतना ml भी लिख सकते थे, कितना? 10⁻⁶ ml।
तो ये फार्मूला आपको अभी से ज़रूरत पड़ेगी, ये हम लोग आगे आगे धीरे धीरे हम लोग छोटी छोटी बातों को आगे हम लोग बड़ा करते जाएंगे, ये फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो एक बार आप देख लीजिए अच्छे ढंग से। तो 1 सेंटीमीटर 1 ml की इक्वल होता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है 1 ml की होता है, 1 सेंटीमीटर 1 ml की इक्वल हो जाएगा। ऐसे इस फार्मूले की जरूरत हमको आगे खूब पढ़ने वाली है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करने जा रहे हैं तो डेंसिटी को हम लोग अगर 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं, जैसे हम लोग एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। अब ध्यान से समझना, डेंसिटी को अगर हम लोग 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं तो डेंसिटी को बात करेंगे, डेंसिटी को 2 पार्टों में, एक होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी और दूसरा रिलेटिव डेंसिटी। ओके, एब्सोल्यूट डेंसिटी मान लेते हैं ए से, एडी लिख दिया, और रिलेटिव डेंसिटी का आरडी। ओके, ये तो मैं पहले आपको बताऊं एडी की बात करते हैं। तो एडी वही होता जो पहले, अगर हम लोग अगर सॉलिड लिक्विड के लिए अलग अलग से लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होती है। ओके, इट इज सेम फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, जो हम लोग पहले पढ़ते थे वही थी, अभी जो पढ़ा था वही था। एब्सोल्यूट डेंसिटी की बात करें, एब्सोल्यूट डेंसिटी अगर हम बात करें एडी, इट इज सेम फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये सेम ही रहता है। यूनिट क्या होती है, वही मास मतलब केजी पर मीटर क्यूब, एम है ये, एम मतलब मीटर क्यूब है, पर मीटर क्यूब, या हम लोग अगर सीजीएस में लेते थे तो क्या लेते थे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाती है यूनिट। अब बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की। रिलेटिव डेंसिटी आरडी की बात करते हैं। देखो ये क्या होता है, हम लोग इसकी बात करते हैं, हम लोग पहला जो हम लोग पढ़ते हैं इसको फॉर, इसके लिए फॉर सॉलिड या लिक्विड, दोनों के लिए एक साथ, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड की बात करेंगे। तो देखो डेंसिटी का रिलेटिव को मतलब ही क्या है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की बात होगी। तो ये क्या होगा, तो रिलेटिव निकालने के लिए अगर हम बात करें तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब है, अगर रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं तो अगर कहते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, अगर बातें करते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2। यूनिट की बात करें तो यूनिट लेस होगा, तो रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट जो होगी, अगर इसकी यूनिट जो होगी, यूनिट क्या होगा, यूनिट लेस होगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर रिलेट कर रहे हैं एक के रिस्पेक्ट में दूसरा, तो क्या होगा, यूनिट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये हम लोग रिलेटिव डेंसिटी को, सॉलिड लिक्विड में हम लोग स्पेसिफिक, इसी को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पढ़ते हैं। तो क्या फार्मूला हो जाएगी, अगर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो भी लेंगे डिवाइडेड बाई हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर, ये रहता होगा क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट कितने डिग्री पे, एट 4 डिग्री सेल्सियस पे, एट हम लोग लेते हैं कितना, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना होगा, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मैं साफ साफ लिख देता हूँ, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस पे है, ये होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, एट कांस्टेंट मतलब जो टेम्परेचर, एट फिक्स प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट
कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब एक ही टेम्परेचर और प्रेशर लेंगे, ये ध्यान रखना दोनों में। ये नहीं पता लगे एक उबाल रहे हैं तो जब रिलेट करेंगे तो दोनों का टेम्परेचर प्रेशर क्या रहेगा उस समय। जैसे हम लोग डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 एट ए हम लोग क्या फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, डेंसिटी ऑफ हम लोग सब्सटेंस 2, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2 क्या है एट ए फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वो हम लोग फिक्स कर देंगे कि फिक्स हो जाएगा ये टेम्परेचर, तभी वो रिलेट करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये फार्मूला हो जाएगा, एक बार आप देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हैं फॉर गैस के लिए देख लेते हैं। ये तो किसके लिए लिखा हम लोग, इसके लिए लिखा, तो गैस के लिए लिख लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी। गैस के लिए बात करते हैं तो हमने किसके लिए लिखा, सॉलिड और लिक्विड के लिए। गैस के लिए देखो लिख लेते हैं, गैस के लिए क्या होता है, गैस के लिए देख लो बी वाला फॉर गैस, और गैस। ओके, तो गैस में कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई फाई है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा गैसों का हम लोग क्या डिफरेंट होता है, मतलब गैस का क्या होता है टेम्परेचर क्या होता है फिक्स करना पड़ेगा। खैर रिलेट जब भी करेंगे हम लोग क्या होगा टेम्परेचर तो फिक्स ही करेंगे, उसमें कुछ भी नया ऐसा नहीं है। तो लेकिन गैसों के लिए हम लोग इसी को, अगर जो गैस के लिए हम लोग लिखा जाता है इसको हम लोग वेपर डेंसिटी भी पढ़ते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी किसके अगर बात करते हैं तो रिलेटिव डेंसिटी फॉर गैस के लिए क्या होता है उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इट इज आल्सो नोन एज वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस। ओके, तो गैसों के लिए जब हम लोग अप्लाई करेंगे रिलेटिव डेंसिटी, उसका नाम चेंज हो जाएगा, उसको क्या पढ़ेंगे वेपर डेंसिटी। एक लाइन इसमें भी आप लिख लीजिए, लिखना रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस इज नोन एज, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस इज नोन एज वेपर डेंसिटी, relative density of gas is known as vapor density, and it is the ratio of density of the gas, and it is ratio of density of gas to the density of another gas, to the density of another gas। मतलब वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये है डेंसिटी, देखो डेंसिटी ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, देखो रिलेट वेपर डेंसिटी क्या गैस के लिए जो वेपर रिलेटिव डेंसिटी होती है, तो गैस में उसी वेपर डेंसिटी मतलब उसी रिलेटिव डेंसिटी का नाम क्या हो जाता है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी पूरा लिख दें क्या, फॉर गैस के लिए इसका नाम क्या हो जाता है वेपर डेंसिटी हो जाता है, वेपर डेंसिटी हो जाता है। ओके, तो ये वेपर डेंसिटी की बात करेंगे, वेपर डेंसिटी। तो गैस के लिए इसी रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग वेपर डेंसिटी, डेंसिटी डेंसिटी ऑफ गैस 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो वेपर डेंसिटी हम लोग जब तक अगर बात करेंगे गैस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। एट एनी प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये भी लिख देते हैं, एट एनी किसी भी प्रेशर या टेम्परेचर पे, एट एनी प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट एनी प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको जब तक क्वेश्चन नहीं दिया गया होता है, जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया किसके रिस्पेक्ट में लेना है, तब तक हम लोग अपने मन से क्या करते हैं, इसको क्या मानते हैं, हाइड्रोजन मानते हैं। जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है तब तक ये मानते किसके रिस्पेक्ट में लिखा गया है, H2 के रिस्पेक्ट में लिखा, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मानते हैं। गैस 2 किसको मानते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिसका डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है, डिवाइडेड बाई गैस 1, जो गैस रहेगा, खैर आप 1 तो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक तो फिक्स हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा हम लोग, ये क्या हो जाएगा, जब तक कुछ नहीं दिया हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना था 2, तो ये फार्मूला हो जाएगा। देख लीजिए आप एक बार अच्छे ढंग से, ठीक है। ये किसके लिए होगा, ये जब सिंगल गैस होगी, अगर यही वेपर डेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा। अगर मिक्सिंग ऑफ गैस की बात होगी, एवरेज मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई 2 हो जाएगी, ये फार्मूला हो जाएगा। ये लेकिन तब वैलिड है जब हम लोग क्या है मिक्सिंग ऑफ गैस की बात करेंगे, मिक्सिंग ऑफ गैस
ये आप एक बार लिख लीजिए, देख लीजिए, कुछ बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं, छोटा छोटा क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO3 गैस। छोटा क्वेश्चन, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ क्या, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO3 गैस। कुछ नहीं, सिंपल है। तो वेपर डेंसिटी आपको बताना है, तो क्या होता है, सीधे डेंसिटी आप अगर हम बात करें तो मालिकुलर मास बाई 2 हो जाएगी। डेंसिटी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे के, जब हमने यहाँ पे रख दिया, देखो हमने जब यहाँ लिखा था डेंसिटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाई डेंसिटी बाई 2 वेपर, तो एक अगर, क्योंकि डेंसिटी क्या सब कुछ हम लोग टेम्परेचर प्रेशर सेम नहीं रखे हैं, तो डेंसिटी हम लोग प्रोपोर्शनल किसके होता है, मालिकुलर मास के। तो डायरेक्टली हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे मालिकुलर मास बाई 2 रख सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे क्या है, अब डेंसिटी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 तो लिख ही चुके हैं, तो मालिकुलर मास बाई 2 हो जाएगा। तो ये मालिकुलर मास बाई 2 हो जाएगा, डेंसिटी निकालेगा फार्मूला मालिकुलर मास बाई 2। तो ये मालिकुलर मास, अगर इसकी बात करेंगे SO3, तो SO3 में मालिकुलर मास कितना है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिंगल गैस है, सिंगल गैस के लिए डायरेक्टली मालिकुलर मास। तो सल्फर का कितना होता है 32, और ये ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 3 जा कितना हो जाएगा हम लोग, ये 32 प्लस 16 3 जा 48, एंड कितना हो जाएगा, ये आप देख लीजिए 80 हो जाएगा। तो यहाँ 80 आ जाएगा बाई 2 हो जाएगा। डेंसिटी, वेपर डेंसिटी निकालते हो तो मालिकुलर मास बाई 2 कितना हो जाएगा 40, जी आपका आंसर 40 आ जाएगा। ओके, एक और लिख लो, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी SO2 gas with respect to मीथेन, ऐसे लिख देते हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस विथ रिस्पेक्ट टू मीथेन, या हीलियम लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके रिस्पेक्ट में पूछें। तो जाहिर सी बात, वेपर डेंसिटी का फार्मूला क्या है, तो डेंसिटी ऑफ मालिकुलर मास का जब देंगे भाई, मालिकुलर, क्योंकि दोनों में क्या होगा मालिकुलर मास, तो मालिकुलर मास चाहे ऐसे भी हम लोग क्या करें, वेपर डेंसिटी लिखा था ना, वेपर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी वेपर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2। तो देखो, जो डेंसिटी होता है मालिकुलर मास के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली उसकी जगह दोनों में मालिकुलर मास लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि तो ये क्या हो जाएगा, तो मालिकुलर मास SO2 का कितना होता है, किसका पूछा है, SO2 का। SO2 का कितना होता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 32, और ये कितना हो जाएगा 32, कितना आ जाएगा 64, यहाँ कितना लिखेंगे 64, जिसका पूछा है। किसके रिस्पेक्ट में पूछा, CH4 के। C का कितना होता है 12 मालिकुलर मास, इसका कितना 4, कितना हो जाएगा 16, नहीं 16 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4। तो वेपर डेंसिटी अगर इसका पूछा जाएगा, ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, किसका, SO2 गैस का विथ रिस्पेक्ट किसके, हम लोग CH4 के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर है। बहुत सिंपल है यार, एक लाइन का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ओके, जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ सैंपल कंटेनिंग, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ सैंपल कंटेनिंग 5 मोल ऑफ O2। कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ सैंपल कंटेनिंग 5 मोल of O2, 5 mole of O2 and 5 mole of N2 with respect to
विथ रिस्पेक्ट टू किसके, हीलियम गैस, He गैस विथ रिस्पेक्ट टू हीलियम गैस। ऐसे सिंपल है। तो कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ सैंपल कंटेनिंग 5 मोल ऑफ O2 एंड सैंपल कंटेनिंग, जिसमें 5 मोल O2 है, 5 मोल ऑफ N2 है। एक सैंपल बता दिया, एक सैंपल है जिसमें क्या है, इस सैंपल का इस बात पूछा है, आपको डेंसिटी बताना है, जिसमें 5 मोल क्या है, अरे बोलोगे क्या है, 5 मोल है क्या O2 है, और 5 मोल क्या है N2 है। इसकी वेपर डेंसिटी बताइए, गैस का ही वेपर, इसका सैंपल की डेंसिटी बताइए। ये तो इस बार जो हम लोग मिक्स गैस है, इस बार जो गैस है वो कैसा है, मिक्स है। तो मिक्स वाले के लिए क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात मिक्स वाले के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। तो क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एवरेज मॉलिक्यूलर मास के पहले तो एवरेज देखो, तो मिक्स गैस है, अगर आपको इस मिक्स का क्या हो जाए, मॉलिक्यूलर मास पता चल जाए, तो देखो वेपर डेंसिटी के इस बार मिक्सिंग है गैस का, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में पूछा, हीलियम। तो हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना था, 4। ओके, तो 4 हम लोग हीलियम का कितना होता है, 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये पता चल जाएगा बस एवरेज मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये मिक्स का है। तो जाहिर सी बात टोटल मास, ये फार्मूला था एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालने का, टोटल मास अपॉन टोटल मोल। ये तो टोटल मास कितना हो जाएगा, मोल गिवन है, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे 32, ये ग्राम हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 5 इंटू N2 का कितना हो जाएगा 28, और टोटल मोल कितना हुआ है यहाँ पे, ये हमारे पास 5 + 5 ऐसे। ये तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। टोटल मोल में कितना, 5 5 10 मोल हो जाएंगे, या ऐसे सीधे हम लोग काटना तो हम लोग आता है, चाहे 5 5 से कट जाएगा। यहाँ पे यहाँ कितना बचेगा 32 प्लस कितना 28, 5 कॉमन लेके सब में काट दो, यहाँ पे कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा 1, ये 30, ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो, अगर ये 30 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, 60/2 कितना आ जाएगा 30, ये कितना आ गया 30 आ गया, है कि नहीं। ये कितना आ जाएगा 62, 5 कॉमन निकाले, 5 से काट दिया, यहाँ 2 बचा, ये 60 आ गया, 60/2 हम लोग कितना हो जाएगा इतना। ओके, सीधे तो 30 आ गया, और 30, लेकिन हमको ये थोड़े पूछा है, हमको पूछा वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास 30 आया, डिवाइड बाई 4, 30 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। योर आंसर इज 5। तो वेपर डेंसिटी कितनी आ जाएगी 5। कर लीजिए फटाफट। थर्टी बाई 4, सॉरी गलत लिख दिया, 30/4 कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा, ये कितना 15 आ जाएगा, 15/2 7.5 आ जाएगा, सॉरी बाई मिस्टेक 7.5 आ जाएगा। अगला लिखना, एक और लिख लेते हैं क्वेश्चन। 16 ग्राम ऑफ अननोन गैस ऑक्यूपाइड, ऐसे लिख देते हैं, क्वेश्चन है 32 ग्राम ऑफ अननोन गैस ऑक्यूपाइड 5.6 लीटर 5.6 लीटर ऑफ गैस एट STP। ये है अननोन गैस है, जिसको पता नहीं है,
आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट वेपर डेंसिटी। क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। बहुत सिंपल सिंपल है कुछ है। 32 ग्राम ऑफ अननोन गैस है, ये है ऑक्यूपाइड इतना लीटर ऑफ गैस बता दिया एसटीपी पे। तो जाहिर सी बात है ये ग्राम दिया है, ओके, और ये क्या दिया है? वो एसटीपी उसका वॉल्यूम दिया है। तो मोल का फार्मूला ये था। अननोन गैस के लिए अगर मोल का फार्मूला निकाल लेते हैं, मोल की जाहिर सी बात है क्या होता है? मास गिवन है तो गिवन मास क्या था? गिवन मास बाई क्या है? मॉलिक्यूलर मास। ये तो हमको पता ही नहीं, यही हमको खैर जरूरत है डेंसिटी निकालने के लिए, मॉलिक्यूलर मास की जरूरत है। तो कितना दिया? 32 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास, इसी का जरूरत है। और एक मोल का फार्मूला और होता है क्या? वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाई क्या होता था? 22.4 लीटर, मतलब मोल ऑफ हम लोग क्या, मोल ऑफ 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम, मतलब 1 मोल ऑफ वॉल्यूम क्या होता था? मोल ऑफ, अगर सॉरी 1 मोल ऑफ, अगर हम लोग ये क्या होता था? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, तो कितना होता था? 22.4, मतलब 22.4 लीटर। तो क्या हो गया? वॉल्यूम एट एसटीपी कितना गिवन क्वेश्चन में? 5.6 एंड क्या है ये? 22.4, ये कितना आ जाता? 1/4 आ जाता है। ओके, डिवाइड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो ये मोल दोनों इक्वल कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? दोनों मोल इक्वल होंगे तो यहाँ 32 बाई मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से m कितना आ जाएगा? यहाँ से m निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 32 इंटू 4। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे रहने दे। मॉलिक्यूलर मास आ गया। बट आपसे क्या पूछा? वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास 32 इंटू 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? ये m/2 होता है। वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या? जब तक कुछ नहीं दिया गया है तो मॉलिक्यूलर मास बाई 2 होता है। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, कितना हो जाएगा? 32 इंटू 4/2 कितना आ जाएगा? 64। ये 2 से कैंसिल 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 64। ये आपका आ जाएगा वेपर डेंसिटी कितनी आ जाएगी? 64। ओके, खैर इतनी होती नहीं। नेक्स्ट क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन गिवन कंपाउंड। इसकी बात करते हैं। तो कैसे हम लोग कंपोजिशन, जैसे हम लोग किसी एलिमेंट, जैसे कोई कंपाउंड है, तो कंपाउंड है तो उसमें क्या, मतलब उस एलिमेंट का जैसे निकालना पड़ जाए, मतलब कोई कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का कितना परसेंटेज उसका भाग लिया है, तो जाहिर सी बात परसेंटेज निकालने का सिंपल तरीका वही है, जिसका पूछा जाए उसका मास अपॉन टोटल मास इंटू 100, बस, और कुछ कोई फार्मूला नहीं है। तो जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन ए गिवन कंपाउंड, तो एक लाइन क्या है? तो उसका मतलब ही वही है, कंपाउंड इज फॉर्म बाय द एलिमेंट। कंपाउंड जो फॉर्म किया जाता है किससे? हम लोग बाय द एलिमेंट से। एंड वेट परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड इज नोन एज, क्या हो जाएगा? परसेंटेज कंपोजिशन। ओके, तो परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट निकालना होगा, क्या होगा? वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन क्या हो जाएगा? वेट ऑफ कंपाउंड टोटल इंटू 100। हो सकता है कभी मॉलिक्यूलर मास के टर्म में निकालना पड़े, भैया वेट के टर्म बोलेगा इतना ग्राम है और टोटल इतना परसेंटेज, ऐसे निकाला जाएगा। और हो सकता है कि आपको मॉलिक्यूल के टर्म, अगर मास के टर्म में, मॉलिक्यूलर मास के टर्म में निकालना पड़ जाए, तो मॉलिक्यूलर मास किसका हो जाएगा? एलिमेंट का अपान किसका हो जाएगा? टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू क्या हो जाएगा? 100। मॉलिक्यूलर मास एलिमेंट का तो क्या होगा? एटॉमिक मास होगा। तो एक एलिमेंट जो भी होगा, मतलब क्योंकि उस कंपाउंड में क्या होगा? कई एलिमेंट होंगे, तो जाहिर सी बात है सबके मल्टीप्लाई करके, मतलब जैसे एक ही एलिमेंट का सेम टाइप हो जाए। जैसे CaCO3 है तो ऑक्सीजन कितने बार है? 3 बार है कि नहीं? तो 3 से मल्टीप्लाई, मतलब उस एलिमेंट का इंटू 3 से पूरा उसका, कहने का मतलब कुल मिला जुला के कहना ये चाहते हैं कि मास अपान टोटल मास इंटू 100 हो जाएगा। कहने का मतलब ये फार्मूला हो जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन करा के आप दिखाते हैं, क्वेश्चन से हम लोग आपको समझाता हूँ, ज़्यादा आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन C2H6। आपको बताना है
कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन C2H6। आपको C2H6 में बताना है कितना परसेंटेज क्या है। आप सीधे अब देखो, तो आप सीधे हम लोग बात कर लेते हैं, अगर ऐसे देख लेते हैं इसमें कितना कार्बन है, ये 2 कार्बन है, तो कह सकते हैं आप मास ऑफ या मोलर मास अगर कहें मास ऑफ वगैरह से कह सकते हैं मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, तो 2 टाइम्स इंटू कितना हो जाएगा 12, तो कितना हमारे पास है, तो मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 24। एंड मास ऑफ अगर बात करें या वेट, मास का मतलब यहाँ वेट कर दें, वेट ऑफ कार्बन हो गया, वेट ऑफ हम लोग क्या है H कितना हो जाएगा, कितने 6 हैं, तो 6 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है तो कितना हो जाएगा 6। अब बात करें टोटल कंपाउंड का वेट कितना हो जाएगा, टोटल कंपाउंड का यहाँ कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 24 और प्लस कितना 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, ये 6 बार मतलब 6 हो गया, कार्बन का 4 मतलब ऑप्शन 12 होता है, 2 कार्बन के लिए 24 हो जाएगा, कितना हो गया 30 हो गया। तो ये 30 हो गया मास ऑफ अगर बात करें, तो मास ऑफ कंपाउंड या हम लोग वेट ऑफ कंपाउंड की बात करते हैं, ये कितना हो जाता है, यही बात है, वेट ऑफ कंपाउंड मतलब C2H6 कितना हो जाता है, तो यहाँ पे 30 हो जाता है। आपको क्या पूछा है, परसेंटेज किसका, परसेंटेज ऑफ C, तो ये कितना हो जाएगा परसेंटेज ऑफ C मतलब है C का कितना मास है, ये 24 और डिवाइड बाई क्या होता है, जो फार्मूला लिखा था मास ऑफ एलिमेंट, तो यही मास ऑफ एलिमेंट और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मास ऑफ कंपाउंड 30 इंटू 100, ये हो जाएगा। तो जब काटेंगे कितना आ जाएगा 6, 5 और 4 मतलब कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30, ये इतना आ गया, कितना हो गया 4y मतलब हो जाएगा 0.8 आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 80% आ जाएगा, 80% ऐसे। इस तरह परसेंटेज ऑफ H निकाल सकते हो, चाहे तो 80 निकाल दिए तो हाइड्रोजन 2 हिस्से बना हुआ कार्बन और हाइड्रोजन से, अगर ये कार्बन 80% हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 20%, निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लो, पहला क्वेश्चन है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ 6, मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 6 और डिवाइडेड बाई क्या होगा मास ऑफ, ये क्या नाम वेट ऑफ इसका, वेट ऑफ हाइड्रोजन 6 है टोटल और वेट ऑफ कंपाउंड कितना है 30 इंटू हम लोग कितना हो जाएगा ये 100। तो ऐसे निकालने का तरीका है, कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 100 20% आ जाएगा, ऐसे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे आपको निकालने हैं अगर कभी पूछ ले तो। जैसे एक क्वेश्चन और सिंपल लेते हैं, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Ca कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Ca कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Ca, ऐसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Ca कैल्शियम C एंड O इन CaCO3। आप तुरंत पहले क्या निकाल लें, वेट ऑफ CaCO3। C का कितना होता है सबको पता है, कितना होता है 40, कार्बन कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16, लेकिन 3 बार है 3 टाइम्स तो 48 हो जाएगा। ये निकालेंगे कितना हो जाएगा 48 12 कितना 60 कितना 100 हो गया ऐसे। तो परसेंटेज वेट परसेंटेज अगर आपसे पूछा वेट परसेंटेज ऑफ Ca वेट परसेंटेज ऑफ Ca, वेट परसेंटेज ऑफ Ca पूछा जाएगा, तो वेट परसेंटेज ऑफ Ca अगर पूछा जाएगा कितना वेट है उसका परसेंटेज का वेट है तो कितना हम निकाल लेंगे, तो भाई Ca का कितना 40 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा टोटल मास इंटू 100 कितना आ जाएगा 40%। इसमें CaCO3 में वेट परसेंटेज Ca कितना 40%। इस तरह हम लोग वेट परसेंटेज आप क्या निकाल लें, किसका कार्बन का
तो कार्बन का कितना 12, तो डायरेक्टली ऐसे 12 पाम कितना हो जाएगा टोटल 100 इंटू हम लोग क्या हो जाएगा, जिसका निकालना अपन टोटल कर दें, टोटल ये है पूरा इंटू 100, ये कितना आ जाएगा 12%। इस तरह अगर हम लोग वेट परसेंटेज क्या नाम है ओ निकाल लें, ओ का कितना है यहाँ पे टोटल 48 है, इंटू टोटल कितना है हो जाएगा 100, ये इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से कितना हो जाएगा 48%। ऐसे सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपका जो बिल्डिंग बनाना है, जो बेसिक आपको बेस बनाना है, इसलिए छोटे छोटे भी क्वेश्चन करने पड़ते हैं। नीट लेवल में पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन और लिखेंगे, कैलकुलेट एक क्वेश्चन और लिखते हैं, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन FeSO4.7H2O, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन FeSO4.7H2O। आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं, जो इसके साथ पानी जुड़ा होता है इसको पढ़ते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये पूरा पार्ट है कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो वही है। तो वाटर हम लोग परसेंटेज बताना है, क्या परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन तो बेट ऑफ हम लोग क्या होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो बेट कितना कितना हो जाएगा, डायरेक्टली कर देते हैं 7 इंटू के H2O कितना होता है 18 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल मास, टोटल मास में Fe का कितना होता है 56, सल्फर का कितना 32 और ऑक्सीजन का कितना 64, 4 बार है तो 64 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16 होता, 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 7 इंटू 18 कितना होता 126 आता है ना, तो ये कितना आ जाएगा 7 इंटू 18, 7 इंटू 18 इंटू कितना करना पड़ता है 100, जो आंसर आएगा आप कर लीजिए, ठीक है। मेरे पास आंसर है बच्चों को बताया होगा, तो करीब यहाँ पे है 126 ऊपर आ जाएगा, नीचे 278, 126 नीचे 278 और मल्टीप्लाई बाई 100, करीब 45% से थोड़ा सा हल्का आगे आएगा, ओके, करीब 45% मैं कर देता हूँ, करीब कितना आ जाएगा 45%, ओके। देख लीजिए कितना आता है, करीब 45% आएगा, ओके। 0.45 ऐसे कुछ आया होगा, 453 ऐसे कुछ आगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 45% करीब, ओके, ये आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी बना सकता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एक और प्रैक्टिस कर लीजिए घर के लिए, ओके, मतलब आप एक बार और देख लीजिए, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन ग्लोबल सॉल्ट, ग्लोबल सॉल्ट हम लोग करते थे, पहले कर चुके हैं, फार्मूला लिख चुके हैं। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन
कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन ग्लोबल सॉल्ट। हम लोग ग्लोबल सॉल्ट जानते हैं फार्मूला क्या होता है, Na2SO4.10H2O। ग्लोबल सॉल्ट हम लोग लिखते थे, डायरेक्टली फार्मूला लिख दिया हूँ। ओके, GLAU होता था ग्लोबल सॉल्ट, ये फार्मूला था। बस कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, वही है तरीका। ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाए 10H2 होता, सॉरी यहाँ 10H2 होता है, इसमें 10H2 होता है। ओके, तो ग्लोबल सॉल्ट में क्या होता है 10H2 होता है। ओके, यहाँ पे देख लीजिए 10H2 मतलब आप डायरेक्टली, तो यहाँ पे ग्लोबल सॉल्ट में क्या होता है 10H2O, तो वही डायरेक्टली हम लोग क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक ही टाइप 2 क्वेश्चन हो गए, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा वेट ऑफ दिस, तो डायरेक्टली कर दें 10 है इंटू हम लोग कितना हो जाएगा 18, H2O कितना होता है 18 मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा NO2, इसका कितना 23 होता है, 23 होता है, आप समझ रहे हैं, इसका 23 होता है, 2 बार हो जाएगा कितना हो जाएगा 46, सल्फर का कितना होता है 32, ये इसका ऑक्सीजन 64 प्लस ये कितना हो जाएगा 180 डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि ये इतना इंटू 100 जो आएगा आंसर कर लेंगे, इतना आप खुद ही कर लेंगे, इतना छोटी बात है। ऐसे हम लोग कर लेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, सिंपल ही है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन बनाता है, जैसे क्वेश्चन लिखा है लिख लीजिए, $15.5 ग्राम ऑफ 15.5 मेरे पास है, मैं लिख देता हूँ 15.5 ग्राम ऑफ एक क्वेश्चन लिख देता हूँ 15.5 ग्राम ऑफ 15.5 ग्राम ऑफ, यह है ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड ग्राम ऑफ मेटल, 15.5 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइन करता है किसके साथ, विथ ऑक्सीजन के साथ, कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, विथ ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन करता है, ऑक्सीजन के साथ। ओके, अब बता रहा एंड फॉर्म बनाता है क्या, कितना 35.5 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड फॉर्म 30 इतना ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड बना लेता है। ओके, कह रहा है इतने ग्राम ऑफ मेटल कंबाइन करता है विथ ऑक्सीजन के साथ एंड फॉर्म 35.5 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन मेटल ऑक्साइड, कह रहा है आपसे, कह रहा है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज कौन सा परसेंट, वेट परसेंटेज, कैलकुलेट वेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड कुछ नहीं भाई, बहुत सिंपल है। कह रहा ये है कोई मेटल है, मान लिया मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बना लेता, मेटल ऑक्साइड। तो देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी तो सबको पता है, मेटल की नहीं पता है, तो मेटल को मान लेते हैं X होता, सब लोग ऐसे 10th में पढ़े होंगे ऑक्सीजन, ये इसकी पता कितनी -2 होती है, ये फिक्स होता ऑक्सीजन, वो दो बार माइनस होता है, लेकिन ये क्या है ऑक्साइड में 2 बार माइनस होता है, ये कुछ पता नहीं X होता है, मान लेते हैं, तो इसको एक दूसरे के इंटरचेंज कर लेते थे, तो ये क्या हो जाएगा M2O(X) ऐसे, तो क्या हो जाएगा M2OX। खैर अभी इससे मतलब ही नहीं है अपन से, ये हो जाएगा। तो बता दिया है कितने ग्राम मेटल लिया गया है,
15.5 ग्राम है। और मेटल ऑक्साइड कितना है, यही सी बात है 35.5 ये ग्राम है। तो आप सर सोचो किसका पता है, टोटल मेटल ऑक्साइड का वेट पता है, किसका निकाल लेते हैं, मेटल का पता है तो मतलब ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेते हैं हम, क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ओ, वेट ऑफ ओ निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, तो वेट ऑफ ओ कितना हो जाएगा, डब्ल्यू मतलब ध्यान रखना, वेट ऑफ ओ कितना हो जाएगा, वेट ऑफ ओ इन क्या निकाल सकते हैं, ऑक्साइड। तो क्या करें, टोटल में से ये मेटल का घटा देंगे, जाहिर सी बात है भाई, तो मेटल ऑक्साइड का पता है, मेटल पता है, तो ये मेटल का घटा देंगे तो किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास से, तो मेटल का घटा देंगे तो इसमें से क्या बचेगा, ऑक्साइड का ही मतलब ऑक्सीजन का ही बचेगा। वेट ऑफ क्या है, वेट ऑफ ऑक्सीजन ऐसा लिख देते हैं, वेट ऑफ ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा इन ऑक्साइड, कितना हो जाएगा वेट ऑफ ऑक्सीजन, जाहिर सी बात टोटल में से घटा देते हैं 35.5 माइनस कितना 15.5, तो कितना बचेगा, वही हम लोग कितना, ये बचेगा कितना 20। ओके बस कुछ नहीं, अब परसेंटेज निकालना है हमको, तो क्या बताना है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बताना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं भैया, उसका पता है अपन टोटल कर देते हैं इन 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो परसेंटेज ऑफ हम लोग वेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो वेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा भाई 20 अपॉन टोटल, टोटल कितना है 35.5 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप सीधे जो वैल्यू आएगी करीब निकाल लेंगे। ओके ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। एक और लेते हैं, ए कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, ए कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, ये भी सिंपल है, या किसी का ले लेते हैं, ऐसे नए क्वेश्चन बना लेते हैं, ऐसे लिखते हैं, ए कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स, ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, ठीक है, ए कंपाउंड ऑफ क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंटेन्स 0.08%, कितना है 0.08%, ठीक है, ऑफ ए कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 0.08% ऑफ ऑक्सीजन, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, उसको बता दिया कितना इसमें परसेंट है, 0.08% है। ओके, कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, आपसे कह रहा है कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, करेक्ट, कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 0.08% ऑफ ऑक्सीजन बता दिया है। कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, तो देखो जब मिनिमम मोलर मास ऑफ कंपाउंड पूछेगा आपको, कब मिनिमम वर्ड जब यूज करेगा कहीं भी, तो उसमें एट लीस्ट एक ऑक्सीजन तो उस कंपाउंड में प्रेजेंट ही होगा। जब कभी भी मिनिमम वर्ड का यूज करें, क्या है हम लोग मिनिमम मोलर मास जब कहीं पूछा जाए तो आप समझ जाइए एट लीस्ट तो क्या होगा, एक तो हम लोग एट लीस्ट क्या होगा, एट लीस्ट वन हम लोग क्या होगा, वन एलिमेंट तो होगा ही उसका, एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ओ तो होगा ही, एक ऑक्सीजन तो होगा ही उसमें। तो परसेंटेज हम लोग कितना दिया, परसेंटेज ऑफ हम लोग किसका, ओ एटम का दिया हुआ है, तो ये फार्मूला हो जाएगा परसेंटेज ऑफ ओ एटम के लिए। तो हम लोग वेट ऑफ ओ निकाल चुके जिस एलिमेंट का, वेट ऑफ एलिमेंट मतलब वो ऑक्सीजन के लिए है एलिमेंट, डिवाइड बाय क्या होता था, वेट ऑफ कंपाउंड, जिस कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, इनटू कितना होता था 100, ये ऑक्सीजन के लिए वेट ऑफ एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन के लिए है, तो कितना एटलीस्ट एक तो होगा ही,
एक ऑक्सीजन तो होगा ही, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, कितना होता है 16, कितना होता है 16, ओके। और परसेंटेज कितना दिया 0.08%, 0.08 लिखा है, ये कितना होता है 16। और ये वेट ऑफ कंपाउंड ये पूछा ही है, वेट ऑफ कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड सिमिलर इनटू 100, तो जाहिर सी बात है यहाँ से आप निकाल लेंगे। तो इतना परसेंटेज, देखो सीधे मैंने परसेंटेज कितना दिया 0.08, परसेंटेज आपको कितना दिया 0.08, यहाँ रख दिया 0.0। ये एटलीस्ट एक ऑक्सीजन तो प्रेजेंट ही होगा, जब मिनिमम मोलर यूज करेगा तो एटलीस्ट एक तो उसमें तो प्रेजेंट ही होगा मिनिमम मोलर मास। एक हम लोग लिस्ट वाला ही ले लेते हैं, ठीक है, मिनिमम मोलर एटलीस्ट एक तो प्रेजेंट होगा। तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा 16, जिसकी बात करेगा अपॉन टोटल कंपाउंड, इसी का मोलर मास पूछ ही रहा है, अपन मोलर मास ऑफ कंपाउंड पूछ ही रहा है, तो मोलर मास ऑफ कंपाउंड की पूछ ही रहा है। और हम लोग एक कंपाउंड ये मोलर मास के टर्म में रख दो, अगर ऐसा दिक्कत है तो आप मोलर मास के टर्म में रख दो, m ऑफ ऑक्सीजन के लिए m ऑफ कंपाउंड इनटू 100, तो यहाँ से निकल जाएगा, चाहे तो 8 दूना 16, चाहे तो यहाँ पे हम लोग क्या है इसमें कितना 1/100 लिख सकते हैं, ओके 1/100 लिख सकते हैं 2। तो यहाँ पे m ऑफ कंपाउंड कितना आ जाएगा, m ऑफ कंपाउंड के लिए कितना हो जाएगा, सीधे यहाँ 1/100 100, यहाँ 100 हो जाएगा 20,000 आ जाएगा 20, यहाँ 1/100 ये 2 इंटू, आप समझ रहे हैं, यहाँ 1/100 लिखा जाएगा ना, ये 0.08 है, तब कर लेंगे 1/100 कर देंगे, तभी कटेगा 8 2 जाए यहाँ 2 इंटू कितना 100 और इंटू 100 फिर से कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल 20,000, ओके 4 0, ओके 20,000 ऐसे आ जाएगा। m ऑफ कंपाउंड कितना आ जाएगा 20,000, ऐसे क्वेश्चन बना सकता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे हम एक दो क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करा ले रहे हैं जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हमारे पास एक क्वेश्चन और है, फटाफट आप लिख दें। इंसुलिन कंटेन 0.0016% ऑफ सल्फर, 0.0016% of sulfur. Insulin contain 0.0016% of sulfur. Calculate minimum molar mass of insulin. Calculate minimum molar mass of insulin. आपसे कह रहा है कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन ये होता है ना, ओके, इंसुलिन की बात कर रहे हैं, इंसुलिन की, ओके। तो मिनिमम मोलर मास हमको बताना है इंसुलिन का, तो फार्मूला वही है, फिर से वही बहुत सिंपल होता है। एटलीस्ट हम लोग क्या परसेंटेज कितना दिया 0.016, ये जो फार्मूला बनाया था वही, सीधे वेट ऑफ सल्फर कितना होगा 32, मतलब कितना होगा 32, जो परसेंटेज वही फार्मूला लगा था वही सीधे परसेंटेज निकालने का लगा देते हैं, ओके। तो सीधे आप लगा सकते हैं, अपन क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास टोटल कंपाउंड का इंसुलिन का हो जाएगा, है कि नहीं, इनटू कितना हो जाएगा 100, जो आंसर आएगा वो आपका कर देंगे आप, एम इंसुलिन। तो इंसुलिन का तो आप जानते हैं मोलर मास बहुत बड़ा आता है, तो सीधे कितना हो जाएगा ये 32, ऐसे हम लोग यहाँ 1 बाई कितना हो जाएगा, कितने 4 जीरो हो जाएंगे। अब 4 जीरो मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ 2 और ये 100 इंटू 4 जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप समझ रहे हैं ऐसे। तो मॉलिक्यूलर मास ही बहुत ज़्यादा आता है, जो भी आएगा 20, 4 जीरो ये आ जाएगा, ओके। तो एक ग्राम में इतने ग्राम आ जाएगा मोलर मास, ग्राम पर मोल होता है तो मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल हो जाएगा।
ओके, ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है। और देखो लिख लो, एक इस टाइप का क्वेश्चन, इन हीमोग्लोबिन कंटेन, इन हीमोग्लोबिन कंटेन 0.25% of Fe. If molar mass of hemoglobin is 89600, एक क्वेश्चन सब जगह दिया हुआ है, हर सारी लगभग बुकों में। इफ मोलर मास ऑफ द हीमोग्लोबिन इज 89,600, then calculate number of Fe atom, present per molecule of hemoglobin। एक बार क्वेश्चन फिर से सुन ले। इन हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.25% ऑफ Fe, आयरन की बात कर रहा है। इफ मोलर मास ऑफ द हीमोग्लोबिन 89600, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ Fe एटम प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। बहुत सिंपल है, अपन परसेंटेज कितना दिया है Fe का, तो परसेंटेज ऑफ Fe दे दिया उसने, तो ये परसेंटेज ऑफ Fe हम लोग पता है, एटलीस्ट 1 मोलर मास ऑफ, एक तो Fe प्रेजेंट ही होगा, अपान क्या होगा, मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, ये इस बार ये नहीं दिया है, इस बार हमको ये निकालना पड़ेगा कितना उसका मोलर मास आ रहा, कितना मास आ रहा वेट, ये नहीं दिया है, ये नहीं बताया कितना मास है इनटू 100। ये कितना दिया है 0.25, कितना दिया है 0.25 इज इक्वल टू क्या है, ये निकाल लेते हैं कितना मोलर मास है। ठीक है, यहाँ पे जो आएगा, ठीक है, एम ऑफ कंपाउंड दिया है, कितना दिया है, तो हमारे लोग जो फार्मूला क्वेश्चन दिया 89600 इनटू 100, ऐसे फटाक से निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 1/, चाहे तो 0.25 कितना तो 1/4 होता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम Fe, मोलर मास निकल आएगा 89600, ये 00 कैंसिल हो गया, बचा 896। तो यहाँ पे आप मास आप निकाल लेंगे, मास ऑफ Fe जो आ रहा टोटल, मोलर मास नहीं है, मास है, मास ऑफ Fe कितना हो जाएगा, ये किससे डिवाइड, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करेंगे 22, शायद कितना आ जाएगा, आप डिवाइड करके देखेंगे तो 22 हमारे पास जो आंसर है 224 आ जाएगा, 224 आ जाएगा ऐसे, तो 224 आ जाएगा Fe का। लेकिन ये थोड़े पूछा है, पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ Fe एटम हैं, तो नंबर ऑफ Fe एटम के जैसे नंबर ऑफ Fe एटम कितने हो जाएंगे भैया, एक Fe का कितना होता है 56 होता है, और टोटल Fe का मोलर मास कितना है, इतना है कि नहीं, टोटल Fe का मोलर मास इतना है, एक Fe का कितना मोलर मास होता है 56, तो नंबर निकालने के लिए क्या है 224/56 कितना आ जाएगा 4, तो नंबर ऑफ Fe एटम कितना आ जाएगा 4, 4 इससे डिवाइड करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 4। ओके, ऐसे कर लेंगे। तो आज के दिन पे यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्या है, कठिन भी इनको मान सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के दिन पे इतना ही रखते हैं। थैंक यू।